Hello, a very lovely good evening from here in Delhi as always, and a great welcome to each one of you. तो बेटा आज के सेशन में अब हम क्या स्टार्ट करेंगे। जाहिर है जब भी हम पहली बार हम क्लास में जब भी आते हैं तो पहला क्वेश्चन अपने आप से और आपसे यही करते हैं। तो बेटा आज के इस सेशन में रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक बदस्तूर जारी रहेगा और लास्ट सेशन में आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 1 कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली करा था, उसके 15 क्वेश्चंस हमने करे थे। तो अब हम आज की क्लास में अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है बेटे, तो लाइए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सेक्शन 2 को हमने पहले पिकअप करा और सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2.1, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम हो चुके हैं, इजंट इट और नॉट। कॉन्सेप्ट्स जब मालूम हो जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो 2.1 सेक्शन 2.1 को बेटे बड़े ध्यान से देखें और 2.1 से हमने आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करी। ठीक है, सेक्शन 2.1 क्वेश्चन नंबर जो मैं ले रहा हूं 2.1 सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका मतलब हम पिकअप कर रहे हैं। ठीक है बेटे, 2.1 लिखा हुआ है, ये 21 नहीं है। सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1। कई बार स्क्रीन पे एक्चुअली एकदम से आपने देखा होगा कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो पॉइंट बीच में लगा हुआ है। ठीक है बेटे, तो फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ वाटरवेज लिमिटेड ऑन 31/3/2019। कोई कंपनी है, वाटरवेज लिमिटेड नाम की कंपनी है, और उसकी बैलेंस शीट में आपने देखा कि ये आइटम्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि बैलेंस शीट हमें कॉम्प्रिहेंसिवली दी नहीं है, बैलेंस शीट का टुकड़ा दिया हुआ है। कहता है शेयर कैपिटल के रूप में ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है, और उसके बाद कहता है सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 60,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच फुल्ली पेड हैं। इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख की हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7 लाख रुपए का बैलेंस है। कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5% ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। कहता है हमने डिसाइड करा कि हम ऑफ कोर्स 5% प्रीमियम पे गुड मॉर्निंग चंडीगढ़ बच्चे कई बार मैसेज फ्लैश कर देते हैं। बेटे मेरा आपसे आग्रह ये भी है, गुड मॉर्निंग हम बोल चुके हैं, और बल्कि वैसे गुड इवनिंग हो रही है इस वक्त। और दूसरी चीज़ ये है कि जब क्लास एक बार स्टार्ट हो जाए तो इस तरह के मैसेज फ्लैश ना करें। फिर आगे कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 लाख है। इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 5% ऑन दिस डेट। हाँ जी, जो लोग लेट आए मैं उनको बता दूं, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने सेक्शन 2 को पिकअप करा है। सेक्शन 2 का भी हमने पहला क्वेश्चन पिकअप करा है, और जैसा कि लास्ट सेशन में भी हमने बातचीत करी थी कि पहले हम एनालिसिस साथ साथ कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने एनालिसिस का करा। एनालिसिस सबसे पहले तो आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में भी आप कुछ कॉलम बना लें। क्या क्या कॉलम बनाएंगे? एक तो आप लिखें नॉमिनल वैल्यू। एक कॉलम में तो आपने नॉमिनल वैल्यू लिखी, करेक्ट, ये नॉमिनल वैल्यू लिखा। एक कॉलम में नॉमिनल वैल्यू। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है बेटे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो उसको लिखना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के बाद एक्चुअल पेमेंट, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट आपको कितनी करनी है, एक कॉलम आपने और बनाया। ठीक है बेटे, इसको मैं एक बार जरा परफेक्टली बना लूं ताकि बार बार मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े। लो जी, हाँ जी, अब बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन में सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इतना बैलेंस है। पहले तो आप लिखे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 12 लाख रुपए है। 60,000 शेयर है और 20 रुपए का एक शेयर है।
नॉमिनल वैल्यू तो इतनी है, कहता है इसके 5% पर हमने प्रीमियम पर इसको वापस करना है। तो इसका मतलब मुझे एक्चुअल कैश कितना पे करना पड़ेगा, 12,60,000 रुपये का। ये तो एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा कैपिटल बेस कितने से कम होगा, 12 लाख रुपए से कैपिटल बेस मेरा ऑल्टर हो जाएगा, इस बात को भूलना नहीं है। कहता है उसके बाद इस पर्पस के लिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 लाख रुपए में बेचा। इस पर्पस के लिए का मतलब है कि रिडम्पशन के पर्पस के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा। अब सबसे पहले तो आप क्या करें, पहले तो आप लिखे सेकंड पार्ट सॉल्यूशन का। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन का क्या है, जर्नल एंट्रीज। अब आपने जर्नल एंट्रीज भी करनी है कि नहीं करनी है, सर वो तो करनी है। जर्नल एंट्रीज आपने करी, करेक्ट, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को आपने करा और जर्नल एंट्रीज के अंदर आपने क्या लिखा, पहली एंट्री आपने लिखी अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए कितना अमाउंट ड्यू है। तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए की है, 12 लाख से आप डेबिट कर दें। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, 60,000 रुपए का प्रीमियम है और आप लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप 12,60,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री के करने का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट से खत्म हो गई। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में अभी डेबिट बैलेंस है जिसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रूप में हमारी लायबिलिटी बढ़ गई जिसको कि हम बाद में एक्चुअल पेमेंट करके खत्म करेंगे। यहां तक की कहानी है। अब क्या कहता है, टू फाइनेंस ए पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैलेंस ऑफ 2 लाख इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस लाइन का मतलब बड़े बड़े ध्यान से समझना है। वो क्या कहता है कि रिडम्पशन के पर्पस के लिए हमने पीएनएल अकाउंट का यूज तो करा, लेकिन पीएनएल अकाउंट में मिनिमम 2 लाख का बैलेंस बचना चाहिए, यानी कि 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर कहता है इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड्स रिक्वायर। और वो कहता है कि हम सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, करेक्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे और टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 और प्रीमियम ऑफ 2 पर हम उसको इशू करेंगे। तो ये क्वेश्चन की कहानी है, लेकिन उसने शुरू में ये भी लिखा है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 लाख रुपए में बेचा। दूसरी एंट्री मैंने आपको बताया था, दूसरी एंट्री जो होती है प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है, इजंट इट और नॉट। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री जो हम लिखते हैं जनरली, इस एंट्री को करने के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। मैंने बताया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ किसी भी रिजर्व से करा जा सकता है। इट कैन बी रिटर्न आउट ऑफ एनी रिजर्व, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल नेचर रिजर्व, बट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कैपिटल, प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन प्राथमिकता सिक्योरिटी प्रीमियम को देनी है, हालांकि किसी भी रिजर्व से हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। अब बेटे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जब मैं राइट ऑफ करूंगा, मुझे इतना मालूम है कि मेरे पास कुछ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से आएगा। कितना आएगा अभी मुझे नहीं मालूम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बेटे समझना क्या है, जरा मेरे पॉइंट को ध्यान से समझें। दरअसल इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। मैं चाहूं तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से इसे राइट ऑफ कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा कि प्राथमिकता जो है
आपको देनी चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम को, लेकिन आपको ये बात तो पहले से ही मालूम है ना कि आप कुछ फ्रेश इशू कर रहे हो और वो प्रीमियम पे कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ प्रीमियम तो आएगा। तो इसलिए मैंने अभी इस एंट्री को ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ प्रीमियम आएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 3 में मैंने यहां पर लिखा स्टेप नंबर 3 नहीं, एंट्री नंबर 3, सेल ऑफ एसेट। तो किसी एसेट को बेचने से अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट बेची है और इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो कि बैलेंस शीट में 3.5 लाख की है और नीचे कहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा। एक्चुअली बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट नजर आ रही हैं, हाँ 3.5 लाख की है, इजंट इट और नॉट? इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 3,50,000 है और नीचे कहता है कि आपने उसको जो बेचा है वो 3 लाख रुपए में बेचा है। तो तुम्हारी जो एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने बेचा 3 लाख में, 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब है कि कुछ लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब लॉस कितने का हो गया? 50,000 रुपए का लॉस हो गया। फिर आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3.5 लाख। समझ में आया या नहीं? इस एंट्री को करने के बाद हम जनरली अपनी वर्किंग पर आते हैं। अब वर्किंग पर हम आ गए, तो वर्किंग पे आने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से सुनिए। 12 लाख रुपए अब मेरे को अपने कैपिटल बेस को रिसरेक्ट करना है। इसका मतलब ओरिजिनल लेवल पे लाना है कैपिटल बेस को। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, करेक्ट? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। और उसके अलावा हमें करना पड़ेगा फ्रेश इश्यू। मैं बार बार कह रहा हूं, जो फ्रेश इश्यू आपको करना पड़ेगा, तो यहां पर हम उसकी केवल नॉमिनल वैल्यू कंसीडर करते हैं। फ्रेश इश्यू की नॉमिनल वैल्यू ही कंसीडर होगी। अब मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करूंगा तो मैंने देखा कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है। बेटे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम देख रहे हो बैलेंस तो 7 लाख का है, करेक्ट? 7 लाख रुपीस का बैलेंस है तो सही, 7 लाख रुपीस का बैलेंस है और 50,000 का उसमें लॉस हो गया। अभी अभी आपने देखा ये 50,000 का लॉस हो गया और वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहने ही चाहिए, 2 लाख रुपए तो इसमें बचने ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि 7.5 लाख रुपए में से अगर मैं 2.5 लाख माइनस कर दूं, 7.5 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए में से अगर मैं माइनस कर दूं 2.5 लाख रुपए, तो इसका मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 4,50,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस्तेमाल कर सकता हूं। मैक्सिमम मैं 4,50,000 इस्तेमाल कर सकता हूं। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिनिमम इतना बैलेंस बचना चाहिए। अब आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे आ जाओ बेटे। सिक्योरिटी प्रीमियम पे मैं आ गया। अब मेरा फ्रेश इशू आपने देखा कितने का होगा। फ्रेश इशू जो आपका होगा, फ्रेश इशू जाहिर है कि 12 लाख चाहिए, उसमें से 4.5 लाख पहले तो आप माइनस कर दो। तो मैंने 450 माइनस कर दिए, तो ये फ्रेश इशू की नॉमिनल वैल्यू है। बेटे ये बात भी आपकी समझ में आनी चाहिए। ये फ्रेश इशू की नॉमिनल वैल्यू भी 7.5 लाख रुपए, ये फ्रेश इशू की नॉमिनल वैल्यू भी, जस्ट बीच में एक्चुअली कोई टेक्नीशियन आ गया इसलिए मेरे को रुकना पड़ा। हाँ ठीक है। हाँ तो बेटा ये 7.5 लाख जो है नॉमिनल वैल्यू है।
ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। दिस इज द नॉमिनल वैल्यू 7,50,000। मैंने कहा कि जब मैं अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करता हूं, ओरिजिनल लेवल पे लाता हूं, तो उसको ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 फ्रेश इशू, लेकिन ये फ्रेश इशू की नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, सपोज मैंने 100 रुपए का शेयर है, ये नॉमिनल वैल्यू है, इसको मैं 10 रुपए प्रीमियम पे इशू करता हूं। सपोज एक शेयर मैंने इशू करा, ठीक है, केवल एक शेयर मैंने इशू करा है 100 रुपए वाला और 10 रुपए प्रीमियम पे, तो टोटल अमाउंट मुझे कितना मिल रहा है? 110 मिल रहा है, करेक्ट। अगर मैं आपको यह कहूं कि नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए की है, प्रीमियम 10 रुपए का है और कुल अमाउंट 110 मुझे मिला, तो आप मुझसे जरूर एग्री करेंगे कि 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम पे अगर हम इश्यू कर रहे हैं तो 110 मिलेंगे। अब बेटे मुझे अगर नंबर ऑफ शेयर देखने हैं, ध्यान दें मेरी बात पे, अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर देखने हैं कि मैंने कितने शेयर इश्यू करे, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये क्या है? टोटल वैल्यू 110 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 रुपए और 100 रुपए से और प्लस 10 से 110 से, तो मुझे पता लग गया कि मैंने एक शेयर इशू करा है। आप मेरा पॉइंट नहीं समझे, मैं इस पॉइंट को दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखो बेटे पहले यहां पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि हमने जो फ्रेश इशू करा है 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू करा है, 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू करा है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे हैं, अगर मुझे यह देखना है कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे हैं, तो मैं कैसे इसको किस चीज से डिवाइड करूं, यह चीज इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल ले रहा था। सपोज नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की है और मैं इसको 2 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, तो टोटल अमाउंट तो मुझे निश्चित रूप से 12 रुपए मिल रहा है, करेक्ट। ये नॉमिनल वैल्यू है। अगर मैं कहूं मुझे नॉमिनल, ये जो 12 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू के मिल रहे हैं, 2 रुपए जो है प्रीमियम के मिल रहे हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर देखने हैं, बिकॉज ये नॉमिनल वैल्यू है, ये रुपी 7,50,000 ये नॉमिनल वैल्यू है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पर टोटल वैल्यू लेता, सपोज ये टोटल वैल्यू होती, तो उस केस में फिर मैं 12 से डिवाइड करके देखता कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इजंट इट और नॉट? तो खैर पॉइंट आपको समझना यह है, किसी कारण से मैंने आपसे पूछा कि मैंने कितने शेयर इशू करे हैं, तो आप मुझे यह बताएंगे कि सर 75,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए वाले, 2 रुपए प्रीमियम पे। ये पॉइंट आपको समझना है। इज इट क्लियर टू यू? तो जब हम ये वर्किंग कर लेते हैं, तो इस वर्किंग के बाद फिर हम क्या करते हैं? अपनी एंट्रीज करते हैं। अब मैंने एंट्रीज करी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को करने के बाद अब मैंने इस पार्ट की और इस पार्ट की एंट्री करी, तो एंट्री क्या हो गई? एक तो एंट्री हो जाएगी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री आपने करी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की जब आप एंट्री करेंगे तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने कितना इस्तेमाल करा? 4.5 लाख रुपए करा। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 4,50,000, ये आपने लिखा। 4,50,000 रुपीज की फिगर आपने लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद आपने फ्रेश इशू की एंट्री करी। फ्रेश इशू, फ्रेश इशू की जब आप एंट्री करेंगे, तो ये पॉइंट मैं आपको इस वक्त बता रहा था, देखो ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपने फ्रेश इश्यू प्रीमियम पे करा है, लेकिन हम यहां पर नॉमिनल वैल्यू लेते हैं। ये जो 7.5 लाख है ये नॉमिनल वैल्यू है, ये पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं मैंने 75,000 शेयर 10 रुपए वाले इश्यू करे हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 7,50,000। अब मैंने इन शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करा है, सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000 इंटू 2 1,50,000 और 9 लाख। इज इट क्लियर टू यू? अब जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 60,000 का है, मुझे केवल 60,000 रुपए चाहिए राइट ऑफ करने के लिए, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा लेकर के इसको राइट ऑफ कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि फ्रेश इश्यू कर करके मेरे पास इतना प्रीमियम आ सकता है। इनफैक्ट ये वर्किंग तो मैं शुरुआत में भी कर करके देख सकता हूं कि मेरे पास कितना प्रीमियम आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ गया है? बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद जब हमने कैपिटल बेस की रेस्टोरमेंट की, वर्किंग को करने के बाद उसकी दोनों पहलुओं की एंट्री भी कर ली, उसके दोनों पहलू की हमने एंट्री कर ली। एक तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री आपने कर ली, और उसके बाद आपने फ्रेश इश्यू की एंट्री कर ली। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि अपनी एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो एक्चुअल पेमेंट की एंट्री आपने अब करी, एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट की एंट्री आप क्या करेंगे? वैसे कल मैंने एक चीज और बताई थी, एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको देखने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं है। जब क्वेश्चन बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं होगा तो आप मान के चलना कि आपके पास सफिशिएंट कैश है। तो बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप मैं पे कर सकता हूं, तो मेरी एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने 12,60,000 रुपए पे करने हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह मैंने ये एंट्री कर दी, 12,60,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी तो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कुछ चीजें कर रहा हूं। बैलेंस शीट में पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट, पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट, रिडम्पशन के बाद की बैलेंस शीट, करेक्ट। रिडम्पशन के बाद की बैलेंस शीट में एक तो आपने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड का बेटे टाइटल हो गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर भी आपने लिखा 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर भी आपने लिखा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट के अंदर जो ऑथराइज शेयर कैपिटल इक्विटी वो तो 5 लाख की है, लेकिन जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 4 लाख की थी। तो बैलेंस शीट के अंदर बेटे सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही लिखते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल जब मैं लिखूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितनी लिखूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट जो होगा वो 4 लाख का था। 4 लाख तो पहले से ही थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और मैंने यहां पर इस एंट्री में कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करी है, और क्रेडिट जो मैंने करी है 7.5 लाख से करी है। तो अब हम कह सकते हैं कि रिडम्पशन के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है
वो इतना आ रहा है 11.5 लाख का। $11.5 का बैलेंस। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो अब आएगी नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो आपने रिडीम कर दी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब आप यहां पर नहीं लिखेंगे। इजंट इट और नॉट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद फिर है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट ये एसेट साइड में, मैंने कहा बेटा ये बैलेंस शीट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट हमारे पास इस क्वेश्चन में है ही नहीं, है नहीं है। बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट क्वेश्चन में ही नहीं है, तो हम बैलेंस शीट बना भी नहीं सकते। अब मैंने एसेट्स लिखा, एसेट्स में सबसे पहले 1 नॉन करंट एसेट हमने लिखे। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर भी पहले आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के अंदर भी क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है, कहीं फिक्स्ड एसेट दिए ही नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। तो इस क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट के अंदर भी फिर हम लिखते हैं, नॉन करंट एसेट के अंदर पहले तो फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं। और इन्वेस्टमेंट आपकी खत्म हो गई, 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उसको आपने बेच दिया। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी। इजंट इट और नॉट? बैलेंस शीट में उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। रिजर्व एंड सरप्लस जस्ट समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो किस तरीके से बनाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं बता ही चुका हूं, ओरिजिनल बैलेंस 7 लाख रुपए का है। 7 लाख रुपए के बैलेंस में से आपने 50,000 का तो लॉस हो गया, जो कि ऑफसेट कर लिया P&L के अगेंस्ट, और उसके अलावा आपने 4.5 लाख रुपए यूटिलाइज कर लिए अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए। तो इसमें 2 लाख रुपए का मिनिमम बैलेंस बच रहा है, और जो कि बचना भी चाहिए। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कुछ पैसा आ जाएगा, और वो 4,50,000 का बैलेंस आएगा। बेटे ये बैलेंस शीट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये बैलेंस शीट इन एक्सट्रैक्ट फॉर्म है। इस बात का आपने ख्याल करना है। इसी क्वेश्चन पर बेस 2.2 भी है। क्वेश्चन सॉल्व है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नोट तो करना नहीं है। तो मैं फटाफट 2.2 कर देता हूं। देखा मैंने आपके लिए कितना अच्छा करके रखा है सर, नोट ही नहीं करना पड़ रहा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2.2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2.2 करेक्ट। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2.2 पे मैं आ गया। करेक्ट। आइए जी, 2.2 पे आपके कहने से आए, वरना आने का तो हमारा कोई इरादा नहीं था सर, ये बात है। हाँ बेटे, कहता है 2.2 में गैरिसन लिमिटेड हैज एन इशूड कैपिटल ऑफ 56% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 650 शेयर है, 100 रुपए के हिसाब से 65,000 हो गया। नीचे उसने बैलेंस शीट में लिखा भी है 657% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच 65,000 के। और कहता है 4,500 इक्विटी शेयर हैं 50 रुपए के हिसाब से, वो भी नीचे बैलेंस शीट में लिखा है। फिर नीचे कहता है, इनफैक्ट शुरू में ही उसने ये भी कहा प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 7.5%। कहता है कि 7.5% पर रिडीम करना है। ये तो अब आप मेरे बिना कहे भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नॉमिनल अमाउंट जो है 65,000 है, रुपी वैल्यू 65,000 है।
अब मैं उसका प्रीमियम कंप्यूट करूं 7.5%, तो वो आ जाएगा 4875। तो इसका मतलब मुझे जो एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ेगी वो 69,875 की करनी पड़ेगी कि नहीं, इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी कैपिटल बेस को रेस्टोर करूंगा पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। कहता है एक तो हमने डिसीजन ये लिया कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो उसकी एंट्री हम यहां पर करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। कितने में बेची बेटा इन्वेस्टमेंट? आपने बेची है 16,000 में। ओहो, 16,000 में इन्वेस्टमेंट बेच दी, 18,500 की इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 2,500 का नुकसान हो गया। ये एंट्री आपने कर दी। फिर कहता है टू फाइनेंस ए पार्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही चीज आ गई यहां पर भी। कहता है कि हमने डिसाइड करा कि हम अपने कैपिटल बेस को जब रेस्टोर करेंगे तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करेंगे तो सही, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस बचना चाहिए 12,000 का बचना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर 48,000 का बैलेंस है। 48,000 में से 2,500 का लॉस हो गया जब आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 12,000 रुपए का बैलेंस तो बचना ही चाहिए, क्वेश्चन में कहता है। तो यही वजह है कि 12,000 रुपए का बैलेंस आपको इसमें रखना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब आप कितना अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो? 48,000 माइनस 2,500 माइनस 12,000, तो ज्यादा से ज्यादा आप 33,500 इस्तेमाल कर सकते हो। 65,000 चाहिए, 33,500 यहां से आ गए। तो 65,000 में से मैं ये माइनस कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि जो फ्रेश इश्यू है उसकी नॉमिनल वैल्यू 31,500 की होनी चाहिए। 31,500 की नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में उसने लिखा है, पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में उसने क्या लिखा हुआ है कि हमने जो फ्रेश इश्यू करा है वो अब की बार 50 रुपए का शेयर 13 रुपए के हिसाब से करा है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप क्या करो, पहले तो 50 रुपए यहां से यहां पर लिखे, क्योंकि ये नॉमिनल वैल्यू है तो मुझे नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हमने कितने शेयर्स इशू करे। 630 शेयर्स हमने इशू करे हैं। बताओ आप, मुझे कुछ करने की जरूरत है? सर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। तो 65,000 ये लीजिए, 65,000 नॉमिनल वैल्यू 4875 आ गया, तो इसका मतलब 69,875 ये अमाउंट आ गया। फिर आप इसको राइट ऑफ कर देंगे क्योंकि कुछ प्रीमियम आपका इससे आ जाएगा। तो 4875 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। फिर आपने सेल की एंट्री करी, उसके बाद आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की एंट्री कर देंगे, डेट इज 33,500। इतना आपने प्रॉफिट से यूटिलाइज करा, 33,500। अब आपने क्या करा है, शेयर्स इशू करे हैं, 630 शेयर्स इशू करे जिनकी नॉमिनल वैल्यू 50 है, 31,500, और आपने इनको 13 रुपए प्रीमियम पे इशू करा है। 630 इंटू 13, 630 इंटू 13, 630 इंटू 13 कर देंगे तो 8190 आ गया या नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, 8190। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 39,690। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने इतना पैसा लेकर के इसको राइट ऑफ कर दिया, और लास्ट में मेरी एंट्री जो हो जाएगी एक्चुअल पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कैश मौजूद है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस शीट फॉर्मेट में अब की बार है। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि बैंक में कितना बैलेंस है। देखो बेटे 31,000 ओपनिंग बैलेंस है, फिर हमने
यहाँ पर भी हमने बेचा, 16,000 हमारे पास आ गया, फिर इतना पैसा और आ गया। बैंक में काफ़ी पैसा है, काफ़ी पैसा है बैंक में, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। 69,875, 69,875, इस तरीके से आपने ये एंट्री कर करके इसको रैप अप कर लिया। इज इट क्लियर टू यू? अगर आप बैलेंस शीट बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो बैलेंस शीट में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो अब आएगी नहीं, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका बैलेंस जो था पहले 2,25,000 का बैलेंस था, करेक्ट? तो 2,25,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले बैलेंस है, तो 2,25,000 आप लिखें। फिर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पर क्रेडिट करी है 31,500 से, तो इसका मतलब अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस हो गया? 2,25,000 प्लस 31,500, 2,56,500, इतना बैलेंस आ गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई बैलेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका बैलेंस 12,000 रुपए का ही बचेगा। मुझे ये बताने की अब जरूरत नहीं है। वैसे आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका ओरिजिनल बैलेंस 48,000 का था, जिसमें से 2,500 का लॉस हो गया, और इतना अमाउंट आपने यूटिलाइज कर लिया अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से 12,000 रुपए का बैलेंस आपका बचेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो बैलेंस आ जाएगा, जाहिर है कि वो 33,500 का आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में जो अगला आइटम है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर गिवन। तो सन्ड्री क्रेडिटर वैसे हम उसके बाद लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर आप करंट लायबिलिटी लिखते हैं। करंट लायबिलिटी जो क्वेश्चन में गिवन है 56,500 की गिवन है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। एसेट साइड का जहां तक सवाल है, फिक्स्ड एसेट 3,45,000 के लिखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी अब खत्म हो गई, करेक्ट? और उसके बाद बैलेंस एट बैंक करंट एसेट के रूप में आएगा। करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर बैंक का बैलेंस। बैंक अकाउंट में आपके पास शुरुआत में बैलेंस 31,000 रुपीज का है। 31,000 आप लिखेंगे, प्लस अब बेटे बैंक एक तो यहां पर डेबिट हो रहा है 16,000 से, उसके बाद बैंक अकाउंट यहां पर आपका डेबिट हो रहा है 39,690 से, और फिर आपने पेमेंट करी 69,875 की। तो बैंक अकाउंट में आपके पास कितना बैलेंस है अब आप देखें। 31,000 प्लस 16,000 प्लस 39,690 माइनस 69,875, that is equal to 16,815। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आया बेटे? तो इसकी चर्चा नेक्स्ट हम सेशन में अभी जारी रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में अभी थोड़ी देर के बाद ही लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस क्लास का समापन कर रहा हूं। हालांकि क्लास तो नहीं कहना चाहिए बल्कि सेशन कहना चाहिए। ठीक है बेटे? ओके।